हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 के तीसरे लेक्चर के अंदर प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन आप जानते ही हो, बहुत बढ़िया वीडियो होता है, बहुत मजेदार बातें होती हैं ताकि एक्सरसाइज के सवाल आसानी से हल हो जाए, है ना। चलिए एक बार कैमरा जरा चेक कर लूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जरा ठीक ठाक आवाज आ रही है? नहीं, हाँ ओके, सब बढ़िया है। चलिए अब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या बात करेंगे मेनली। और आप लोग एक बात ध्यान दिया करो कि आपके पास अगर एनसीईआरटी की किताबें रहेंगी तो चीजें रिलेट हो पाएंगी, अच्छे से आपको समझ में आएंगी, है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय, समुच्चय क्या होता है सब समझा है हमने कि समुच्चय आपके पास में क्या है। इस चीज को लेकर के मैंने सेट को लेकर के मैंने पूरा क्लियर किया था इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर भी बातचीत हुई है। तो हमने कहा था कि वस्तुओं के, ठीक है ना, आपके पास में वस्तुओं के सुपरिभाषित, ठीक है, संग्रह को हमने कहा था, संग्रह यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते थे वेल डिफाइंड, ठीक है, आपके पास में कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, को हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग समुच्चय कहते हैं। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ये कि सुपरिभाषित होता क्या है, इस संबंध में हमने बहुत बात की थी, समुच्चय कहते हैं, है ना। अब यहां तो डिटेल में नहीं जाएंगे, सब बातें हम कर चुके हैं। और हमने वहां पर थोड़ी सी और बात जारी थी कि समुच्चय को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारा फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म होती है एक, है ना, ठीक है। और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म। तो यानी कि हिंदी में इनका नाम जो होता है वो आपको पता ही, रोस्टर को तो रोस्टर ही कहते हैं, रोस्टर रूप, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण, है ना, समुच्चय निर्माण, ठीक है, रूप, ठीक है। तो क्या होता है रोस्टर रूप और क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप, और इस संबंध में सब बातें हो चुकी हैं। मैं बेवजह इसको यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, तो मुझे सीधा जाना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन की तरफ जो 1.2 पे है। तो मैं अगर इसको रिपीट करूंगा तो फिर उस इंट्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है, फिर दो बार चीजें रिकॉर्ड होकर के आपका भी समय का नुकसान और मेरा भी बहुत ज्यादा समय का नुकसान रहेगा। तो आई थिंक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पिछले वाली वीडियो को एक्सरसाइज और उससे पहले वाला इंट्रोडक्शन देख करके आप बैठे तो आपको बेहतर और बहुत ही बेहतर चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम समुच्चय, कुछ विशेष समुच्चय पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार। आप सही मायने में ये कहें कि समुच्चय के प्रकारों में हम लोग आज घुसेंगे। तो रिक्त समुच्चय, है ना, रिक्त समुच्चय क्या होता है, आप लोग रिक्त समझते ही हो। इसको अंग्रेजी में हम लोग एम्प्टी, है ना, खाली, है ना, एम्प्टी सेट, या कुछ लोग इसको नल सेट के नाम से भी जानते हैं, नल सेट, है ना। तो इस संबंध में जानते हैं। और कुछ एक नाम और इसका मैंने कहीं पढ़ा था यार, और उसका हम लोग नाम जरा एक बार बता देता हूं मैं आपको। मैंने पढ़ा था इसका नाम, नल सेट को एक वॉइड सेट भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है ना, आपके पास में VOID, डी, है ना, डी है या टी है, हाँ डी है, वॉइड सेट भी कहते हैं। तो ये किताबों का अपना अपना एक पैटर्न है कुछ, तो थोड़ा सा याद रख लें तो बढ़िया है। मेन बात ये है, इसको कुछ भी कहते हो तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये होता क्या है, कैसा दिखता है, उसको समझ लें। मान के चलो कि कुछ ऐसा आपको एक सेट दे दिया जाए, मैंने लिखा आपके सामने, मैंने कहा कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, और x जो है वो 1 और 2 के बीच का है, 1 और 2 के बीच में है। मैंने ये आपके पास में एक समुच्चय लिखा है, और समुच्चय लिखने का ये तरीका आपको पता है, ये वाला समुच्चय निर्माण विधि है। अब मुझे देखना है कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, क्योंकि जो रोस्टर विधि होती है उस विधि के अंदर हम समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन इससे सिर्फ उसके एक मौलिक गुण की जानकारी मिल जाती है और उससे हम लोग समुच्चय रोस्टर फॉर्म में बना पाते हैं, ठीक है।
तो मेरे भाई इससे अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में यानी कि इसके अंदर अवयवों की संख्या देखने की कोशिश करूं, तो अगर मैं बढ़ूं, उसने कहा कि x एक पूर्णांक है और जो 1 और 2 के बीच का है, यानी कि 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो पूर्णांक होते क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप अगर 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, इधर कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में पूर्णांक आते हैं क्या? क्या कोई पूर्णांक इसके बीच में आएगा क्या? इसके बीच में आएगा, यहाँ पे कहना कहीं 1/2 आएगा, यहाँ पे आपके पास में 1/4 आएगा, इस तरीके से आएंगे। नहीं, 1/2 नहीं आएगा, 3/2 आएगा, है ना। 3, वो तो 1/2 तो उधर आएगा ना, 3/2 आएगा। इस तरीके की संख्या आएंगी दशमलव वाली, यानी कि सभी परिमेय संख्याएं आएंगी। क्या इसके बीच में कोई पूर्णांक आएगा क्या? कोई पूर्णांक नहीं आएगा। तो इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएंगी, खाली दीवारें रहेंगी। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर या कोई भी सदस्य इसके अंदर, कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं रहेगा। तो इस तरीके के समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है नहीं। वह समुच्चय, ठीक है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव, अवयव कहो सदस्य कहो, अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट न हो तो वह रिक्त समुच्चय, ठीक है, कहलाता, ठीक है ना, आपके पास में है। क्लियर हो गया? एक दो एग्जाम्पल और देखें दैनिक जीवन में। एक एग्जाम्पल तो ये था, क्लियर हो गया, जिसको हम ऐसे देख लिया। एक एग्जाम्पल और देखें, मैंने लिखा एक ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सपोज कर लो हमने एक एग्जाम्पल एस लिखा, एक सेट, और उसको लिख रहा हूं मैं एक्स सच दैट एक्स, ठीक है नहीं। एक्स कैसा है? एक्स एक बिना दिल वाला, है ना, आपके पास में बिना दिल वाला, ठीक है, बिना हार्ट वाला, या हार्ट हिंदी में हृदय भी कह सकते हैं, आपके हृदय लिख दो, हृदय अच्छा लिखता है, हृदय, ठीक है ना, बिना हृदय वाला व्यक्ति है, ठीक है, आपके पास में एक बिना हृदय वाला व्यक्ति, एक्स सच दैट एक्स, एस एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर ऐसे व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं जिनके अंदर दिल ही नहीं है। तो ऐसा संभव है कभी? इम्पॉसिबल। तो ये भी आपके पास में एस को अगर लिखेंगे तो ये भी आपके पास में रिक्त समुच्चय आ जाएगा, कंफर्म हो गया, है ना। तो बस इतनी सी बात थी, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा बातें जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। और चलिए अब जैसे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ें, इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, और वो है आपका 2 कैटेगरी और होती हैं समुच्चय की। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ पूरे को, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो जगह चाहिए मुझे। समुच्चय, 2 टाइप के समुच्चय और पढ़ते हैं हम लोग, और वो हैं, एक होता है परिमित समुच्चय, ठीक है, परिमित, ठीक है नहीं, समुच्चय, ठीक है, आपके पास में अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है, सेट, फाइनाइट सेट्स, है ना, बहुत सारे होंगे ना, फाइनाइट सेट्स लिख लेंगे इसको, है ना। और एक दूसरी तरफ लिखता हूं मैं अपरिमित, तो दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा और दोनों का मतलब भी समझ में आ जाएगा। अपरिमित समुच्चय, और इसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट आपके पास में सेट्स, ठीक है। इन दोनों को समझ लें जरा क्या है। तो फाइनाइट सेट्स, अच्छा आपने समुच्चय को देखा हो, मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, शायद आपको बेहतर समझ में आए। सपोज कर लो हमारे पास कोई ए समुच्चय, और मैं लिख दूं उसमें 1 2 3 4 5, है ना, आपके पास में। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जितने अवयव हैं, सदस्य हैं, उनको आप आसानी से गिन पा रहे हो, काउंटेबल हैं कि इसमें 5 सदस्य हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा सेट में लिखता हूं, वी आपके पास में लिखा है ए ई आई ओ यू, जो वोवेल्स का सेट होता है, स्वर का, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनका जो सेट होता है, समुच्चय होता है, वो ये है। तो इसके इस समुच्चय को भी आप गिन पा रहे हैं, इसके अवयवों को भी आप देख पा रहे हैं। तो एक सीधी सी बात यह है, ज्यादा घुमाव फिरा के नहीं कहते हैं,
कि जिन भी अवयवों की संख्या, मतलब जिन समुच्चयों के अंदर अवयवों की संख्या परिमित है, परिमित मतलब निश्चित है, गिनी जा सकती हो, जैसे इसमें गिनी जा रही है, तो ये एक परिमित सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी एक परिमित सेट, क्योंकि इसके अंदर भी 5 है। तो उसको लिखने का तरीका देखिए जरा, हम लिखते हैं n ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब है कि एन ऑफ ए बराबर कितना होगा। एन ऑफ ए का मतलब है कि ए के अंदर कितने अवयव हैं, ये कार्डिनल नंबर भी कहते हैं इसको, आप आगे पढ़ोगे। एन ऑफ ए नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जब ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है, तो ये एन ऑफ ए का 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें एन ऑफ वी, इसके अंदर कितने अवयव हैं बताओ, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो इसका एन ऑफ वी भी 5 आ जाएगा। और इसके विपरीत अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा कि नेचुरल नंबर का एक सेट है प्राकृतिक संख्याओं का, जो कि 1 2 3 4 5 6, अब ये चलता ही रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ये इसका अंत है ही नहीं। प्राकृतिक संख्याओं का क्या कोई टर्मिनल पॉइंट है या कोई अंत बिंदु है, नहीं है ना। तो ये अपरिमित है, जिसके अवयवों की संख्या काउंटेबल नहीं है, गिनी नहीं जा सकती है, तो वो अपरिमित है, सीधी बात है, ये अपरिमित का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, और आपको शायद समझ गए होंगे, तो एक बार लिख के दिखा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। आपके पास में कि रिक्त, एक हमने रिक्त समुच्चय की भी तो बात की थी ना अभी, है ना। आपके पास में एक समुच्चय, ऐसा लिखें, एक समुच्चय, एक समुच्चय, ठीक है, जो रिक्त अथवा रिक्त हो, अथवा आपके पास में रिक्त है ना, अथवा जिसके अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है नहीं, अवयव संख्या सीमित है या निश्चित है या परिमित है ना, निश्चित है, निश्चित कह दे रहा हूं, निश्चित है, तो वह, ठीक है, तो वह समुच्चय, ठीक है नहीं, समुच्चय परिमित या फिर फाइनाइट है ना, या फिर फाइनाइट सेट है ना, सेट कहलाता है, कहलाता है। अन्यथा, अन्यथा है ना, अन्यथा इसके अलावा जो केस बनेगा अन्यथा वाले केस में समुच्चय जो होगा, समुच्चय अपरिमित है ना, आपके पास में अपरिमित समुच्चय, समुच्चय है। ओके, तो लेट्स ऑल ओवर। अच्छा, इससे एक बात क्लियर है कि समुच्चय, जो रिक्त समुच्चय होता है, इसको ध्यान से देखेंगे, रिक्त से जो समुच्चय होता है आपका, वो एक परिमित समुच्चय होता है, उसके अंदर पता है मेरे को कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एक परिमित समुच्चय की कैटेगरी में आता है समुच्चय। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, कि परिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय को पूछा जाए कैसा समुच्चय है, तो वो एक आपके पास में अपरिमित समुच्चय, सॉरी, परिमित समुच्चय की कैटेगरी में आता है। अच्छा, एक बात और सुन लें, छोटी सी बात, बहुत गहरी बात, कुछ एग्जांपल्स पे अगर बात कर लें कि, अच्छा, इसके तो एग्जांपल्स आपने बहुत देखे हैं। जैसे मैं कहूं कि एक सेट है ए और एक्स सच दैट एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, तो ये तो एक परिमित हो जाएगा ना। तो ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि ए को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो जैसे कि ए बी सी डी ई, ये चलता रहेगा आपके पास में जेड तक, कहां तक चलता रहेगा, जेड तक। तो ये आपको पता कंफर्म है, 26 है इसके अंदर, इसके अवयवों की संख्या सीमित है, तो मेरे भाई ये हो गया आपके पास में, ये परिमित की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कैसा है, ये आपके पास में ये परिमित है ना। परिमित के बहुत एग्जाम्पल आप देखेंगे। परिमित में ये फाइनल है कि लास्ट वाला एलिमेंट आपको कंफर्म रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा क्या कहें कि हमने, चलो वास्तविक पूर्णांकों की बात करते हैं, है ना, कि हमारे पास पूर्णांकों को हम z से लिखते हैं। पूर्णांकों का एक सेट है जिसमें x सच दैट x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लेके आए, तो z जो होगा वो आपको कंफर्म पता है कि
जीरो से इधर की तरफ 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। इधर की तरफ भी -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये सेट के अवयवों की संख्या कंफर्म नहीं हो पाएगी कितनी है इसका कार्डिनल नंबर। जैसे इसके अंदर आप बता पाओगे, इसमें एन ऑफ ए जो है वो 26 है ना, कि ABCD कितनी होती है, 26 ही तो होती है। तो उसका एन ऑफ ए बता पा रहे हैं, इसका नहीं बता पा रहे हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये आएगा आपके पास में अपरिमित में, अपरिमित, ठीक है मेरे भाई। ये किसमें आ गया, अपरिमित। तो भाई परिमित अपरिमित समझ में आया। अच्छा एक बात और सुनो, एक चीज और है जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि सभी अपरिमित, ठीक है नहीं, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना संभव नहीं है, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखना संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप कहोगे सर जी लिखा जा सकता है, नेचुरल नंबर को आपने लिख दिया था उठा करके, अभी थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर आपने लिखा, n लिखा, और लिख करके आपने कहा कि 1 2 3 4, आगे 3 बिंदियां बनानी है सिर्फ। अगर कोई अपरिमित है उसके लिए केवल 3 पॉइंट बना करके बंद कर देना है, इसको लिख दिया। इस केस की नहीं बात को उसने कहा कि सभी को संभव नहीं है, कुछ को संभव है, कुछ ऐसे हैं जिनको संभव नहीं है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल R को आप रोस्टर फॉर्म में कभी नहीं ले सकते। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? बस अवास्तविक को छोड़ दो। आपने क्लास 9th का वीडियो हमारा देखा होगा, और 10th में भी हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में भरपूर चर्चा की है। और तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें परी में भी आती हैं, अपरी में भी आती हैं, है ना आपके पास में, तो वो वास्तविक हैं। तो उनका कोई पैटर्न नहीं बन पाता लिखने का। वास्तविक संख्याओं को कैसे लिखें? कोई पैटर्न नहीं बन पाएगा उनका लिखने का। तो केवल ऐसा लिखा जा सकता है कि उनको सेट बिल्डिंग फॉर्म में, कि x इज दैट x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ऐसा लिख देते हैं करके। ओके, ऐसे ही हम परिमेय संख्या को भी कह सकते हैं। जो क्यू है, क्यू को भी हम लोग एक रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, रोस्टर फॉर्म उसका लिखना संभव नहीं है। परिमेय संख्याओं का कोई पैटर्न नहीं आता ना। जैसे वास्तविक संख्याओं के अंदर, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर एक पैटर्न आपको नजर आता है, 1 2 3 4 5 6 7। सम संख्याओं में आपको पैटर्न नजर आएगा 2 4 6 8। विषम में भी एक पैटर्न नजर आएगा 1 3 5 7। यहां तक कि आपको अभाज्य संख्याओं में भी एक पैटर्न नजर आएगा। तो इनके अंदर कोई पैटर्न नजर नहीं आता। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो अपरिमित समुच्चय होते हैं उन सभी को ये जरूरी नहीं है कि हमें मरना नहीं है इस चक्कर में कि इनको रोस्टर फॉर्म में देना ही देना है। आपको कोई कहे रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो भाई ऐसा है, मना करो उसको कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ी सी चीजें और करते हैं आगे, और फिर क्वेश्चंस। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 आपकी किताब के अंदर। तो जो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको अच्छा इसमें लग रहा है उस चीज को लेकर के। तो मैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर इसके अंदर 6 क्या कह रहा है, देखिए। जो एग्जाम्पल 6 है, उस एग्जाम्पल 6 की बात यह कि बताइए कि निम्नलिखित में से समुच्चय में कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है। तो हमें डिसाइड करना है कि परिमित कौन सा है ना। परिमित और अपरिमित की हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। कौन सा ये बताना है, समुच्चय है। अब मुझे लगता है परिमित अपरिमित समझ में आ गया होगा, कि जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कंफर्म है, पता है कितने हैं, दिख जा रहे हैं, काउंटेबल हैं, गिनने लायक हैं, तो वो परिमित। इसमें नहीं गिन सकते वो अपरिमित। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट है, मैं एक एक को लेता हूँ, बताता हूँ। ये कह रहा है कि x सच दैट x एक समुच्चय है मेरे पास में, और x जो है वो नेचुरल नंबर में से आता है, और ये बात कही है कि x - 1 और x - 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर इसको सही रोस्टर फॉर्म में लिखें, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, ये तो सेट बिल्डिंग फॉर्म में था, तो रोस्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें हम लोग रोस्टर रूप में, तो इसको लिखा जा सकता है कि n एक नेचुरल नंबर है जो इससे निकल कर गया है। तो x - 1 x - 2 बराबर 0 है। तो आपने द्विघात समीकरण बहुत कायदे से हल करके आए क्लास 10th के अंदर। तो x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, और x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू
2 मिलेगी, तो मुझे मिलेगा 1,2 और दोनों ही प्राकृतिक संख्या हैं। अब देख लो इसके अंदर काउंटेबल है, इसके अंदर आपको ये एक परिमित समुच्चय है, ये एक ऐसा परिमित समुच्चय है, परिमित है, ये लिख दो परिमित है मेरे भाई, परिमित है ना, परिमित समुच्चय। ठीक है बेटा, ओके है। तो सेकंड है इसका, सेकंड वाले में कहा इसने कि एक x सच दैट x, हमारे पास में एक ऐसा समुच्चय है कि x भी नेचुरल नंबर का ही सदस्य है और ये कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइन इज इक्वल टू है 4। कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे ही हल कर लेते हैं साइड में ले जा करके। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा √4 और प्लस माइनस साथ में आएगा, द्विघात समीकरण की बेसिक बातें हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आपको पता है +2 और -2, इसके दो आंसर आएंगे। तो अब हमें जो इसका सेट का जो लिखा जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, और क्योंकि 2 तो हमारा प्राकृतिक संख्या है, ये तो नेचुरल नंबर्स में से आएगा, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या में नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसमें केवल 2 ही आएगा, ये भी एक परिमित की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, फिर थर्ड वाला है। थर्ड वाले में क्या कहा इसने? थर्ड वाले में कह रहा है कि एक्स दैट एक्स, और एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है मान गया, और ये कह रहा है कि 2x - 1 बराबर 0 है। तो मेरे भाई 2x - 1 बराबर 0 है, तो क्या बनेगी बात? 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा 1/2। और आप देखें तो इसका मतलब ये जो सेट बनेगा वो बनेगा, x की वैल्यू रखनी, लेकिन नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है क्या? 1/2 तो परिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इस सेट के अंदर नहीं आएगा, तो खाली रहेगा, ये फाई है। अच्छा हाँ, एक बात और सुन लो, जो अभी मैंने रिक्त समुच्चय के बारे में बात की थी, रिक्त समुच्चय को मैंने समझाया था ना आपको, तो रिक्त समुच्चय को हम एक स्पेशल नोटेशन भी देते हैं। रिक्त समुच्चय को हमने लिखवा के भी बताया था कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय जो है, ठीक है बेटा, उसको हम केवल ऐसे 2 दीवारें बना करके छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई रहता नहीं है। इसका एक स्पेशल नोटेशन होता है, नोटेशन फाई। S0 बनाकर इसे काट दो, तो फाई जो है इसका एक नोटेशन है। तो हम लोग ये रिक्त समुच्चय, इसको हम लोग फाई भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। 4 को लेके चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ओके। 4 में क्या बात हो रही है? 4 उठा लेते हैं, किताबें साथ रखना चाहिए अपनी, है ना। 4 में आपके पास में है कि वो कह रहा है कि x सच दैट x, है ना, x एक नेचुरल नंबर है, और ये भी कही है कि जो x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसे x लेने हैं, इसके अंदर ऐसे x लेने हैं जो अभाज्य होंगे। अभाज्य का मतलब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, आगे 13 हो गया, ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो ये सेट बनेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 भी तो आएगा, है ना, 11, 13। अब ये रुकेगा नहीं ना, रुकेगा नहीं, ये बहुत लंबा सेट है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आगे 3 बिंदियां दे करके, कोमा लगा करके, और यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या कुछ कंफर्म नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो ये आपके पास में अपरिमित, ठीक है ना, समुच्चय की कैटेगरी में ये चला जाएगा। ठीक है, समुच्चय है। एक और बचता है हमारे पास 5th नंबर पे, वो कहता है कि अगर x दैट x बिलोंग्स टू n, है ना, ये बिलोंग्स टू भी, ये जो सदस्य है इसको अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग्स, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, है ना, जैसा हम इंट्रोडक्शन करते हैं ना, क्या ये बिलोंग्स टू सहारनपुर, है ना, तो बिलोंग्स टू मतलब सदस्य है, ये वहां का रहने वाला है। ठीक है, बिलोंग्स टू भी इसको कहते हैं, एप्सिलॉन को हम बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में अवयव है या सदस्य है, ऐसा भी कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कह रहा है कि और साथ में कंडीशन लगाई है, x जो है एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है ना, x जो है एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो क्या करूं, विषम संख्या है तो जो बनाते हैं इसको सेट को, क्या बनेगा,
नेचुरल नंबर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते चले जाएंगे, लेकिन हमें केवल विषम उठानी है, तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, आगे फिर 7 ये वाला आ जाएगा। तो 1 3 5 7 चलते चलते केवल 3 बिंदियां लगा के छोड़ दो, तो ये भी आप देख पा रहे हैं, ये भी अपरिमित की कैटेगरी में जाएगा, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बेटा अनंत संख्याएं हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई इसके अंदर अनंत अवयव हैं, तो सब बात बन जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं, एक टॉपिक इसमें बनता है, जो टॉपिक है वो है समान समुच्चय। अब दो समुच्चयों की तुलना करते हैं, दो समुच्चयों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना का मतलब है समान समुच्चय की बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो टॉपिक है समान समुच्चय, ठीक है, समान समुच्चय है ना। समान समुच्चय मतलब जब दो भाई समान है, बड़ा है, छोटा है, तो हमेशा दो समुच्चयों की तुलना होगी। भाई बराबरी करनी है तो बराबरी अपने आप से थोड़ा ही कोई करता है, दूसरे से तो तुलना करके करता है। तो दो समुच्चयों के बारे में बात होगी कि वो दोनों समान है, अंग्रेजी में इनको कहते हैं इक्वल, है ना। आपके पास में इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स कौन से सेट होते हैं, जरा ध्यान से देखना, इस चीज को समझ लो क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत करना है हमें। इक्वल सेट्स, अगर सपोज कर लो मैं आपके सामने दो सेट लेके चलता हूं, एक सेट मेरे पास में ए है, ठीक है, और एक सेट मेरे पास में बी है, ये दोनों सेट एक दूसरे के बराबर होंगे। अवयव अभी नहीं लिख रहा हूं, कब बराबर होंगे, दो कंडीशन होती है। नंबर एक, इनमें जो अवयवों की संख्या है, अवयवों की जो संख्या है की संख्या समान होनी चाहिए, बराबर हो, समान हो, मतलब कि n ऑफ ए, यानी कि इसके अंदर जितने अवयव हैं उतने ही अवयव n ऑफ बी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी और जरूरी बात, ठीक है नहीं, ए तथा बी के सभी अवयव, सभी अवयव, अवयव अवयव है ना, अवयव एक दूसरे में, है ना, एक दूसरे में उपस्थित हो, उपस्थित हो। ये नहीं समझ में आया होगा, ये ऊपर वाला समझ आ गया होगा, ये वाला नहीं समझ में आया, इसको समझा देते हैं। सपोज कर लो 1 2 3 एंड 5 आ गया, इसमें आ गया 5 2 1 3 आ गया, तो क्या दोनों समुच्चय बराबर हैं, इस पे विचार करें। पहली बात आप देखो इसके अंदर कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 इसके अंदर, यानी कि n ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू 4, 4 है। n ऑफ बी 1 2 3 4, n ऑफ बी जो है वो भी आपका 4 है, यानी कि अवयवों की संख्या समान है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। दूसरी नहीं, पहली। अब हमें देखना कि जो इसका अवयव है एक, जैसे ये एक है तो एक इसमें भी होना चाहिए, दो इसमें है तो दो इसमें भी होना चाहिए, तीन इसमें है तो तीन इसमें भी होना चाहिए, पांच इसमें है तो पांच इसमें भी होना चाहिए, अवयव भी सेम होने चाहिए। ये हो सकता है कि क्रम बदला हुआ हो, जैसे आपको पता है कि 5 यहाँ लास्ट में था, 5 यहाँ शुरू में आ गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहीं भी बैठ जाए लेकिन होने चाहिए वही बच्चे, तब हम लोग बात करेंगे कि ये समान है। सही बात है, इसके सारे अवयव इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं और इसके सारे अवयव इसमें दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा अवयव है ही नहीं कि भाई कि वो इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें है इसमें नहीं है। तो यानी कि आपके पास में हम कह सकते हैं सीधी सीधी बात है कि ये a बराबर b है, तो दोनों समुच्चय आपके पास में समान है, बराबर है, इक्वल है। तो इक्वल सेट्स की कंडीशन यही है कि, है ना। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल और देखते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी और, क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी और। मैंने लिखा कि a जो है आपके पास में एक समुच्चय है, लिखा 3 4 1 8, ये आपके पास में एक बी कोई सेट लिखा मैंने 3 4 8 एंड 7, तो बताइए क्या बराबर हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी तो बराबर हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी, 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी है, लेकिन एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, रिप्लेस हो गया। या ये भी कह सकते हैं कि 7 यहाँ है, ऊपर नहीं है, तो ये दोनों ए कभी भी बराबर नहीं हो सकता बी के, ठीक है ना। आपके पास में जो मैं बात कहना चाह रहा आपको समझ में आया, इक्वल सेट समझ में आ गए, ओके। अच्छा कई बार ऐसा लिखा रहता है आपके सामने, सपोज कर लो मेरे पास में एक सेट आ गया 1 2 एंड 3, और बी कोई सेट ऐसा आ गया, किसी बेवकूफ आदमी ने लिखा 1 2 2 3 3,
3, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, ऐसे करके। अब बताओ मुझे, क्या दोनों बराबर हैं? कतई बराबर हैं भाई, 100% बराबर हैं, क्योंकि ये सही रूप नहीं, इसको सही बना के लिखना पड़ेगा। हमने कहा था कि अवयवों को रिपीट नहीं करना होता है, बार बार नहीं लिखा जाता। तो एक बार ही लिखा जाएगा, 2 एक बार ही लिखा जाएगा, 3 भी एक बार ही लिखा जाएगा। अब चेक कर लो इन दोनों को, क्योंकि सही रूप में नहीं लिखा हुआ था ना, इसलिए थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा था। तो अब देख लो, तीनों में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और प्रत्येक अवयव एक दूसरे में उपस्थित है। तो बस इतनी सी बात थी समान समुच्चय को लेकर के। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन इसका लगभग समाप्ति की तरफ है, और ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर आपका है, उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर एनसीईआरटी में 7 है, और वो कह रहा है कि समान समुच्चय के युग्म छांटिए, है ना, आपके पास में कि उन्होंने दिया है समान समुच्चय के, समान समुच्चयों, ठीक है नहीं, के युग्म जो है, युग्म को छांटिए। क्या करिए? छांटिए। आपके पास में छांटिए हमने गलत लिखा, चलो कोई बात नहीं, मात्रा लगा देते हैं। यदि ऐसा कोई युग्म है तो यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए। तो वो बात है, कारण वारण के चक्कर में मत पड़ना, अभी समझ में आ ही जाएगा, तो आप लिख लेना फिर, है ना। जैसे ए है, एक ए है, वो 0 इसके अंदर एक अवयव है, और फिर उसके बाद में बी है, जो हमारे पास में ऐसा सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, और एक्स जो है वो 15 से तो बड़ा है, और क्या दिया है इसने भाई, और भाई साहब कह रहे हैं कि ये x जो है वो 5 से छोटा भी है। फिर इसने कहा है C है, एक सेट है मेरे पास में, और ये x दैट x -5 इज इक्वल टू 0 है। चलिए, फिर D एक सेट है मेरे पास में, ये है कि x टाइप के एलिमेंट है जहाँ x² इज इक्वल टू 25 है, नो प्रॉब्लम, अभी बता देंगे। फिर आपके पास में एक E सेट है, और E के अंदर जो कलाकारी दी है वो दिया x दैट x, आपके पास में जो समीकरण है, जो समीकरण x² -2x -15 बराबर 0, ठीक है, का एक धन पूर्णांक मूल है। धन पूर्णांक मूल है, धन पूर्णांक मूल समझते हो ना, एक ऐसा पूर्णांक जो धन हो और इसका मूल निकल के आए, मूल है। देखो भाई, बराबर तो तभी होगा जब सीधे सीधे सामने समझ में आएगा कि कौन सा सेट कैसा है, यानी कि पहले इनको रोस्टर में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? रोस्टर में। ये तो रोस्टर में ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं भाई मैं। ये कह रहा है एक्स जो है वो 15 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। अगर मैं एक संख्या रेखा बना लूं अपने सामने, और मैं यहाँ पे बीच में 0 लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते चलते कहीं 15 आ जाएगा ना, तो x का मान 15 से बड़ा, 15 से बड़ा मतलब इधर की तरफ आएगा, यहाँ पे इधर की तरफ मान आएगा, ये एरिया जो है। और फिर 5 से छोटा, 5 से छोटा का मतलब इधर की तरफ वाला एरिया आएगा, इधर वाला, ये वाला। तो क्या होगा भाई? है कोई ऐसा भैया, ऐसी कोई संख्या जो 15 से भी बड़ी हो, 5 से छोटी हो? नहीं है ना, फाई होगा, रिक्त समुच्चय। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय, इसको हम लोग फाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस पे आ जाओ, सी पे। ये कह रहा है x -5 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5, तो सीधी बात है ये सेट बन जाएगा ओनली 5, ठीक है। अब मेरे भाई इसकी बात करते हैं। इसमें है हमारे पास क्या कि x² माइनस के 25 इज इक्वल टू 0, तो सीधी बात है, या सॉरी x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √25। ये बात किसी को समझ में आती नहीं आती है? आ जाती होगी, अब तो 11वीं में आ गए भाई, प्लस माइनस आता, द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट है। x इज इक्वल टू आ जाएगा +-5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 5, -5। ओके, अब बचा हमारे पास नीचे वाला जो सबसे बड़ी लाइन लिखी है जिसके साथ में, उसमें क्या कहा गया, x सच दैट x समीकरण x² माइनस के 2x - 12 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। तो मैं पहले इसको हल कर रहा हूँ। तो x² माइनस के 2x - 15 बराबर 0 के आप गुणनखंड करो, समूह बनाकर, ग्रुपिंग से करवाया था ना,
10th में भी कराया है, 9th में भी कराया था, और आपने 8 जहाँ 8 से पढ़ी होगी क्लास 8 वहाँ भी है ये। तो 15 के टुकड़े घटाने पर 2 आता हो तो 5 या 15 होते हैं, और 5 माइनस के 3x माइनस के 15 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस के 15 बराबर 0। तो x कॉमन निकालो तो x माइनस के 5 और प्लस के 3 कॉमन निकालो तो x माइनस के 5 बराबर 0। तो x प्लस के 3 आ जाएगा और x माइनस के 5 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि x प्लस के 3 बराबर 0 तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस का 3, और अगर x माइनस के 5 बराबर 0 तो x की वैल्यू आपकी 5। तो 2 मान आ गए। लेकिन हमें इस सेट के अंदर क्या लिखना है? इस सेट के अंदर हमें केवल वो मान लिखने हैं। एक मिनट यार, जरा कॉल भी लेनी जरूरी है, सामाजिक कार्य भी बहुत जरूरी रहते हैं। चलो जी, तो इसके अंदर हमने अभी सॉल्यूशन किया है। तो एक आया -3, एक आया हमारे पास में 5। तो हमें लेना धन पूर्णांक केवल कितना, क्योंकि ये तो -3 हो गया तो माइनस ऋण पूर्णांक हो गया, तो हमें केवल 5। तो इसका मतलब ये आएगा केवल और केवल 5। अब ये ABCD हमारे सामने क्लियर है कि अब देखो इनमें से कौन से समान है और कौन से असमान है। ठीक है, तो समान के लिए हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले A और B में देखते हैं। सबसे पहले A और B को देखते हैं। A और B को देखते हैं। A हमारे पास ये है और B का रोस्टर फॉर्म ये है। क्या बराबर है? नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है, लेकिन बेटा यहाँ 0 है यहाँ 5 है तो नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अब A और हम देखते हैं C को। हमारे पास जो A है ये है और C कहाँ है? अरे यार गलती हो गया, फिर भी बराबर नहीं है। B तो ये है ना 5 है ना, B तो 5 है ना, तो ये तब भी बराबर नहीं है। ये इसके बराबर, ये आपके पास में एकल समुच्चय कहलाता है। अभी बताएंगे सिंगलटन है जिसमें केवल एक अवयव होता है, और ये हमारा रिक्त समुच्चय है, तो ये दोनों तब भी बराबर नहीं है। उसके बाद में मेरे भाई A और C तो बराबर नहीं होंगे, अभी तुलना कर ही ली हमने। फिर हम करते हैं A और D की। A और D की, A और D में देखते हैं। A कहाँ है? 0 0, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। कारण समझ रहे हो ना क्यों बराबर नहीं है? समान समुच्चय को मैंने डिटेल से बता दिया आपको। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं A और E की बात कर लेते हैं। A और E की बात कर लेते हैं। A जो है वो तो ये है, E जो है वो ये है, तो देखो नहीं है, नहीं है भाई, ठीक है ना। आपके पास में ये तो C का भाई है, बिल्कुल C और E बराबर हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं B और C की। B और C में देखो, B और C में देखो, B तो 5 है, C में 5 है, तो ये भी बराबर नहीं होंगे। देख लो ना, ये 5 है ना, ये रिक्त है, इसमें एक अवयव है। फिर देखो B और आप देखो D को, D के अंदर कितने हैं? अच्छा हमने D देखा इसके अंदर, हाँ देख लिया। D में -5 और -5 है, और B में केवल 5 है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। फिर देखो आप B को देखो और E को देखो, E को देखो, तो B क्या है? 5 है, और E क्या है? 5 है, तो ये भी बराबर नहीं है। चलिए अब देखते हैं C को देख लो। अब C से शुरू कर लो, C और D को देख लो। C और D, जो C है वो 5 है और D है 5 - 5, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये भी बराबर नहीं है। C और E को देख लो, C और E में बिल्कुल ठीक बात है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा, एक अवयव इसमें, एक अवयव इसमें, और एलिमेंट भी सेम है, तो C जो है वो E के बराबर है। ये हो गया। अब एक चीज बचा हमारे पास में, कितना? वो बचा लास्ट में कि D और E को देख लो। D और E, D है 5 - 5 और E है 5, तो ये भी बराबर नहीं। केवल ये दो, ये एक बराबर है इसमें, बाकी सारे बराबर नहीं है। और कारण हम लोगों को पता ही है, हमने समान समुच्चय के बारे में भी जानकारी ली थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, इस पे बढ़ते हैं और फिर इस इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हैं। ठीक है, आपके पास में और एग्जाम्पल नंबर 8 इस इंट्रोडक्शन का। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में युग्म में से कौन से लिख लेते हैं। उदाहरण नंबर आपके पास में 8 है। ठीक है, आपके पास में, तो मैं इसको लिख लूँ जरा, तो वीडियो थोड़ा स्टॉप कर दूँ, नहीं तो लिखने में समय जाएगा बहुत। चलिए जी, अब इस इंट्रोडक्शन का ये लास्ट एग्जाम्पल है, और इसके अंदर भी हमें जांच करनी है कि कौन से समुच्चय समान है, कौन से असमान है। तो दो दिए हैं जोड़े इन्होंने। पहले को देखते हैं, सबसे पहले पहले वाले को। वो कह रहा है कि x शब्द
जो समुच्चय एक्स है ना, मैं इसको कर रहा हूं, पहले फर्स्ट वाले को लिख रहा हूं मैं। एक्स जो समुच्चय है वो शब्द ए डबल एल ओ वाई के अक्षरों का समुच्चय। तो कैसे बनाएंगे, ए कोमा एल को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही बार लिखते हैं, कोमा वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स जो समुच्चय है वो ये बन गया। उसके बाद में का समुच्चय तथा बी जो है वो लोएल है ना, एल ओ वाई ए, एल के अक्षरों का समुच्चय है, तो एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए, क्योंकि एल तो दोबारा रिपीट हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर हम दो बार नहीं लिखते ना किसी भी अवयव को। तो चेक करो अब ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये मुझे तो लग रहा है क्योंकि ए यहाँ भी है, तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के अंदर 4 है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर आपके 4 है, पहली कंडीशन फुलफिल। ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है और एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, कोई छूटा भी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि आपके पास में सीधा डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो एक्स है वो सेट बी के बराबर है। ठीक है ना आपके पास में। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर ए जो है हमें दिया गया है, ए जो दिया गया है वो दिया गया है कि ये एन टाइप के एलिमेंट है, जहां एन जो है एक जेड मतलब पूर्णांक, तथा जो जेड जो एन स्क्वायर है वो छोटा या बराबर है 4 से। तो आप पहले इसको देख लें। पूर्णांक जो होते हैं आपके पास में यहाँ 0 1 2 3 ऐसे ही तो आएंगे, -1 -2 -3 ऐसे जाएंगे। तो ऐसे पूर्णांक उठाने जिनका वर्ग जो है 4 से छोटा हो, 4 से छोटा हो। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो 4 आ जाएगा, इसका वर्ग करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसका वर्ग करूंगा तो 0 आ जाएगा, इसका वर्ग करूंगा 1 आ जाएगा, इसका वर्ग करूंगा 4 आ जाएगा, इसका वर्ग करूंगा तो 6 आ जाएगा, नहीं 9 आ जाएगा, इसका वर्ग करूंगा तो भी 9 आ जाएगा। तो 4 से छोटा या बराबर वर्ग वाली जो रेंज है वो ये बन रही है। इसका मतलब हमारे ये वाले सेट के अंदर आएंगे, ये वाले। तो हमारा जो ए बनेगा बेसिकली वो बन जाएगा -2 -2 1 0 -1 सॉरी, तो माइनस कहाँ है आगे, इधर तो प्लस होंगे ना, ये तो प्लस होगा ना, तो 1 2 3, तो ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका ए। ओके, और नहीं आएंगे, और परिमित है ये। और उसके बाद हमारा जो बी है, तो बी जो दिया है वो दिया है इन्होंने कि x एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और कहां से आएगा x का मान, x का मान प्राप्त होगा इस समीकरण को हल करने से। तो मैं इस समीकरण को हल कर लेता हूं साइड में, x² - 3x + 2 द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो, 2 के टुकड़े जोड़ने पर 3 आता है, तो x² - 2 + 1 x + 2 = 0। तो x² - 2x माइनस का x + 2 = 0। x कॉमन आ जाएगा तो x - 2 और माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, x - 2 = 0। तो x - 1 और x - 2 = 0। तो सीधी बात है, x - 1 = 0, तो x का मान आप 1 लिख देंगे, x - 2 = 0, तो x का मान आप 2 लिख देंगे। ठीक है, x का मान आप 2 लिख देंगे। ठीक है आपके पास में। ओके, तो जो सेट बनेगा बी फाइनली वो बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा 1, 2, क्योंकि दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। अब चेक करो, क्या सेट ए सेट बी के बराबर है क्या? बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसमें ये एक्स्ट्रा आ गए ना, है ना आपके पास में, ये तो एक्स्ट्रा आ गए ना। तो ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो आई थिंक दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप पहले इस एक्सरसाइज के जो 1.2 है उसके क्वेश्चंस देखें, फिर देखना कितना आप लोगों ने सीखा है। ठीक है।